ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन जितने बच्चे, क्या कैन यू हियर मी प्रॉपरली? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? प्लीज लेट मी नो गाइस। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप लोगों को मेरी प्रॉपर वॉइस आ रही है? जल्दी बता दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर्षिता, सौरभ, वरीशा, आदित्य, विधि, जितिशा, गरिमा, मेघा, कुल मिला के बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। खुशी, खुशी तो नाम इतना कॉमन है कि मैं 4 बार बोलूंगा तो 4 अलग अलग निकल जाएंगे। सिद्धि, यहाँ पे भी है खुशी? नहीं एक भी? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, 2000 से लेके 2006 बॉर्न में इतनी खुशी हुई पेरेंट्स को बच्चा पैदा करके, ठीक है, कि उन्होंने अपना नाम खुशी रख दिया इतने सारे लोगों का कि हर क्लास में 2-4 खुशी तो मिल ही जाती है। यस, गुड मॉर्निंग सोनल, नमन, महिमा, अनोखी एंड अ लॉट ऑफ गाइस। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आई एम सी निखिल गोखरू एंड आई विल बी टीचिंग यू 2 सब्जेक्ट्स। मैं आपको बता दूं क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। जो बच्चे नहाटा के इन हाउस बच्चे, उन लोगों से तो मैं पहले भी मिला हुआ हूँ, पार्टीज वार्टीज में कई जगह पे हम लोगों ने इंटरेक्ट किया है। और कई सारे ऐसे बच्चे जो बाहर के इंस्टीट्यूट से आए हैं, बाहर के शहरों से आए हैं, तो यस प्लीज कम इन सर। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। अभी बहुत सारा इंट्रोडक्शन हम लोग इंटर के सब्जेक्ट के बारे में लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं मेरे सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। आई विल टीचिंग यू 2 सब्जेक्ट्स, पर पहले एक बार इंटर की बहुत सारी बातें अपन लोग कर लेंगे। यस, एक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सब्जेक्ट आता है 100 नंबर का। और एक सब्जेक्ट है टैक्सेशन, जिसमें मैं आपको पढ़ाता हूं जीएसटी वाला पार्ट, जो आता है 50 मार्क्स का। So this is in group 2 and this one is in group 1. 2 सब्जेक्ट में आप लोगों को पढ़ाता हूं, लेकिन पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि सिंगल ग्रुप करने वाले भी कुछ स्टूडेंट है जो ये प्लान करें, नहीं हम तो घबरा गए एग्जाम से, हमको नहीं करने बोथ ग्रुप, हम लोगों को एक ही ग्रुप करना है। ऐसे कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ एक ग्रुप का प्लान कर रहे हैं अभी तक। किसी ने सिर्फ एक ग्रुप का प्लान किया है, आपने सिर्फ एक ग्रुप का प्लान किया है अभी। काहे, क्यों, वाई? ऐसे ही मतलब सर ऐसा लग रहा है कि 3 सब्जेक्ट दे दें अपन, क्यों 4 से 6 सब्जेक्ट्स पे जाएं? ठीक है, दैट्स वन ऑप्शन। आप लोगों को ये पता है कितने सब्जेक्ट है हमारे पास? 6 सब्जेक्ट्स है, पर वो 6 एक्चुअली है नहीं, 6 से ज्यादा ही हो जाते हैं। पर हाँ, अगर हम मार्क्स वाइज बात करें तो वी हैव इन टोटल 6 सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स। सो टोटल वी हैव 600 मार्क्स इन सीए इंटर। ओके, सो ग्रुप 1 300 एंड ग्रुप 2 300, दैट्स इट। ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा। अब ये चीज देखिएगा कि आप इधर 3 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और इधर आप 3 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत रिसर्च आप लोगों ने भी करी होगी, ग्रुप 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट है, ग्रुप 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट है। सो जो हमारा कॉस्टिंग है वो आता है ग्रुप 2 में, और जो जीएसटी है वो आता है ग्रुप 1 में। अब यहां पे एक चीज समझने की है कि आपके पास अभी है टोटल 9 मंथ्स। यस, यू हैव 9 मंथ्स। लाइक आपका एग्जाम अटेम्प्ट कब आने वाला है? सितंबर 25। दिस इज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट जो हम लोगों को एग्जाम देने के लिए मिलेगा। यहां से गिने तो कितने महीने हो रहे हैं? गिने तो, अरे क्या कैलकुलेशन नहीं लगाई क्या तुम लोगों ने? कितने महीने हो रहे हैं? ऑलमोस्ट 8.5 मंथ्स, 9 मंथ्स। अभी सितंबर से 12 महीने काट के 2 महीने काट दे, सितंबर काट दे, अक्टूबर काट दे, नवंबर भी ऑलमोस्ट, नवंबर भी आधा ही बचा है, तो मतलब 10 महीने, 9.5 महीने, 9.5 महीने। मैं इफेक्टिवली 9 महीने मानता हूं। 9 मंथ्स, यू हैव 9 मंथ्स हियर टू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब जो लोग ग्रुप 1 प्लान कर रहे हैं वो लोग 9 महीने ग्रुप 1 पढ़ेंगे, एंड देन फिर जनवरी 26 में ग्रुप 2 की एग्जाम देंगे। यस, है ना? क्योंकि सितंबर के बाद अगला एग्जाम जनवरी में आ जाएगा ना। नाउ यू डोंट हैव 6 मंथ्स टू appear or to prepare for group 2. you have only 2 months to prepare, because September 25 में आपका एग्जाम खत्म होगा। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ओनली यू हैव 3 मंथ्स टू प्रिपेयर। इसमें भी रिजल्ट का वेट करते करते आप लोग उतना, क्योंकि एग्जाम से एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम लोग, तो 25-26 सितंबर तक तो आपका एग्जाम खत्म होगा। तो आप बोलोगे यार 10 दिन तो मैं बिल्कुल भी किताबों के हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं बहुत थक गया हूं। देन यू विल स्टार्ट विद 5th और 7th अक्टूबर, 10th अक्टूबर कि नहीं अब ग्रुप 2 की प्लानिंग करते। उस 2.5 महीने में ग्रुप 2 की कोचिंग नहीं हो पाएगी। So plan accordingly, because you can't complete 3 subjects in group 2 in 2.5 months with your self study. That's impossible to do.
सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर ग्रुप 1 देन यू हैव टू बी केयरफुल कि या तो कोचिंग में अभी कर लूं या फिर मैं फिर जनवरी अटेम्प्ट ना देगी फिर सीधे मई 26 दूं। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि नहीं अभी आई विल बी प्रिपेयरिंग ओनली फॉर 3 सब्जेक्ट्स, द सिनेरियो इज डिफरेंट नाउ। पहले क्या होता था, बच्चा एक ग्रुप करता था 9 महीने में और अगले ग्रुप के लिए उसको 6 महीने मिलते थे। या तो आपको एक अटेम्प्ट स्किप करना पड़ेगा जनवरी वाला एंड यू हैव टू प्लान फॉर मई 26। सो पूरा 6 महीने का डिले आपका इधर हो जाएगा। और अब क्या प्रॉब्लम है, अब आर्टिकलशिप ग्रुप 1 के बाद स्टार्ट नहीं हो सकती। आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है तो बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद ही होती। तो यू विल बी 6 मंथ डिलेड। 6 महीने का सीधे सीधे डिले है आपका फाइनल अटेम्प्ट के अंदर, सीधे 6 मंथ का डिले हो जाता है। सो दैट्स अ बिग डील बिकॉज आप बाकी सबसे 6 महीने पीछे हो जाओगे अटेम्प्ट के अंदर भी और साथ साथ में आपकी फाइनल के आर्टिकलशिप के अंदर भी। तो आपका पूरा ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। जो लोग आपके साथ थे वो सब लोग आपके सीनियर हो जाओगे और जब वो आपके बॉस बन के आपके ऊपर ऑफिस में बैठेंगे और आप उसी ऑफिस में जाओगे तो बोलेंगे साली अब आ तू, अब बताता हूं, अभी तक मेरी दोस्त थी इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था और बोल भी पा रहा था, तू भी तेज चल रही थी, अब मैं तेरी बॉस बन गई हूँ, बॉस बन गया हूं, अब तेरी बैंड बजाता हूं। तो पॉइंट ये है कि साहब आप 6 महीने डिले हो जाओगे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि यू हैव टू गो कि यार दोनों ग्रुप जाना ही चाहिए, बट प्लान अकॉर्डिंगली बिकॉज इफ यू आर प्लानिंग फॉर जनवरी 26 then you have to start reading right now। आप नहीं जा सकते कि यार नहीं मैं कोचिंग भी बाद में ही करूंगा या करूंगी, तो आपके पास फिर उस समय टाइम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सर हम तो लेक्चर्स देख के 2 महीने में कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। कॉस्टिंग 160 आवर्स की रिकॉर्डिंग मिनिमम होती है किसी भी एक सब्जेक्ट की। सो आपको 100 नंबर का एक सब्जेक्ट के 150 से 200 घंटे लगते हैं। तो अगर आप 3 सब्जेक्ट ले रहे तो मैं 500 घंटे मानता हूं। 500 आवर्स इन 2.5 मंथ्स। कितने दिन है हमारे पास? 60 दिन होते हैं, 70 दिन होते हैं इफेक्टिवली। 70 दिन में आप 500 घंटे के लेक्चर देखोगे तो उसके बाद सेल्फ स्टडी कैसे करोगे? सो दैट्स आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल टू डू। सो प्लान अकॉर्डिंगली कि क्या आप 6 महीने लेट होने के लिए तैयार हैं। आपने जिससे भी डिस्कस किया है कि नहीं अभी ग्रुप 1 ही करना है, उसको एक बार सिनेरियो चेंज सिनेरियो बताना, क्योंकि अब सिनेरियो बदल गया। अब सिनेरियो ये नहीं है कि आप जनवरी में दे पाओगे एग्जाम, फिर आपको जून में जाना पड़ेगा। सो आप फिर वहां से सीधे 6 महीने के डिले पे हो जाओगे। सो अभी भी प्लान कर लो उस चीज के लिए। पहले 8 सब्जेक्ट होते थे तो लोग सोचते थे यार अभी एक साथ 2 ग्रुप नहीं दूं, लेकिन अब 6 ही हो गए हैं। तो वो 2 सब्जेक्ट कम होने के कारण बच्चा हिम्मत कर लेता है कि हमको बोथ ग्रुप एक बार में कर लेना चाहिए। और ऑलमोस्ट यहाँ जो बच्चे बैठे हैं ऑलमोस्ट सब लोग 1 शॉट में सीए फाउंडेशन बने हुए बच्चे हैं। तो तुम लोग क्यों नहीं हिम्मत कर रहे हो बोथ ग्रुप एक बार में ट्राई करने की? 6 महीने डिले ऐसे हो या इससे तो अच्छा है कि आप एक बार सितंबर दे दो बोथ ग्रुप। मान लो आपको लगता है नहीं हो पाएगा तो जनवरी दे दो वो एक ग्रुप, और आपको नहीं लगता तो भी आप अल्टीमेटली वहीं पहुंचोगे जहां आप अभी एक ग्रुप की प्लान कर रहे हो। तो पर आपको उसके बाद ये तो है ना कम से कम कि आपका चांस रहेगा कि आप सितंबर में बोथ ग्रुप क्लियर कर लो। तो पहले दिन अपन हथियार डाल के बैठ जाए वो मुझे लगता है कि बहुत सही नहीं है, वो भी जब 6 सब्जेक्ट है सब। अभी 3 सब्जेक्ट फुल एंथुसियाज्म में हम लोग, क्योंकि हम फाउंडेशन क्लियर करके आए। अभी आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे और बाद में जाके जब आपका एग्जाम हो चुका होगा, एग्जॉस्ट हो चुके होगे आप 9 महीने, उसके बाद बोलोगे अब 3 स्टार्ट करता हूं। तो दैट विल बी, मेरे हिसाब से डिसीजन सही नहीं है। उन बच्चों के लिए अच्छा है जो बहुत ज्यादा अपने आप को वीक समझते हैं और एक्चुअली भी उनको लगता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट फाउंडेशन क्लियर हो या सेकंड अटेम्प्ट भी फाउंडेशन क्लियर हो तो कोई बात नहीं, आप हिम्मत भरो यार, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बोथ ग्रुप ट्राई कर सकते हो। मैं 12th क्लास में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, 75% थे 12वीं क्लास के अंदर। 12th में सिर्फ आई गॉट 75%। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल ऑल फर्स्ट अटेम्प्ट, सारे फर्स्ट अटेम्प्ट के। क्यों? हिम्मत रखी, वो नहीं करा कि नहीं यार छोड़ देंगे। I completed my CA in the age of 20 years. I was one of the youngest chartered accountant in India. I have to wait for 7 months for my degree because 21 के पहले एलिजिबिलिटी नहीं होती डिग्री लेने की। तो मेरे को 7 महीने बाद अप्लाई किया मैंने डिग्री के, मेरे रिजल्ट आने के, मेरे सीए बनने के 7 महीने बाद। तो क्यों? कुछ भी नहीं, हिम्मत नहीं हारी, बस दैट्स इट। बाकी कोई जादूगर नहीं था, ना कोई बहुत पढ़ने में एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग था, कुछ भी नहीं था। आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। द पॉइंट इज कि मैंने वैसे सोचा करना है यार, कर लेंगे, कैसे भी करके कर लेंगे, बिना डर के कर लेंगे, क्या एग्जाम ही तो है। नहीं हुआ तो एक अटेम्प्ट और है, दे ही देंगे। सीए में 2-3 अटेम्प्ट लग भी जाए तो कोई ज्यादा बोलता नहीं है, सब प्रिपेयर्ड होते हैं कि हाँ 1-2 अटेम्प्ट लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। अभी से हथियार डाल दोगे तो फिर आगे मजा नहीं आएगा और आपको ये लगेगा यार मजा नहीं आ रहा है, 3 सब्जेक्ट में क्या लग रहा है, गलती कर दी। फिर 3 महीने बाद आपको रियलाइज होगा बोथ पे जाना है और 3 महीने बाद आप 3 महीने का लॉस कर चुके होंगे उस चीज के अंदर। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर डिसीजन। आपने जो भी डिसीजन लिया उसमें फिर फुल कॉन्फिडेंट होना, बाद में जाके डगमगाना मत कि यार मैंने ये क्यों कर दिया और मैंने वो क्यों कर दिया, फिर आपके पास में टाइम नहीं बचेगा उसको वापस चेंज करने का। सो अभी भी डिसाइड कर लो, कंसल्ट फ्रॉम योर फैमिली, कंसल्ट फ्रॉम योर सीनियर्स। जितने लोगों ने अभी अटेम्प्ट दिए हैं, जो लोग सीए बन चुके हैं, उनसे आप बात करो।
ऑफ कोर्स आई विल बी हियर, ऑल द फैकल्टीज विल बी हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, बट बेटर कि आप अपने सीनियर्स से, अपने फैमिली मेंबर्स से एक बार उस चीज को लेके कंसल्ट कर लो. माय पर्सनल ओपिनियन इज अभी मत हथियार डालो, 3 महीने 4 महीने बाद लगे कि नहीं सर नहीं हो पा रहा है, तो उसके टाइम ऑप्शन रहेगा छोड़ने का, पर वापस वहां पे जोड़ने का ऑप्शन नहीं रहेगा. वहां पे आप छोड़ सकते हो लेकिन वहां पे आप जोड़ नहीं सकते. तो बेटर है ना कि छोड़ने का ऑप्शन रखें, जोड़ने का ऑप्शन नहीं मिला तो फिर दिक्कत हो जाएगी अपने को. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ओके, वेरी गुड. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद ए वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी यार, क्योंकि हमारा जो अगला 9 महीना है ना बहुत ही शानदार निकलने वाला है. अगर मैं आपको ऐसे लेवल वाइज बताऊं ना, मैं हर बार पहले दिन बच्चों को बोलता हूं अभी आप लेवल 0 पे हो, 6 महीने बाद अपन मिलेंगे जब अपनी क्लास खत्म हो चुकी होगी, आप लेवल 7 लेवल 8 पे होंगे और एग्जाम तक आप लेवल 10 पे आ जाओगे, जहां पे आप लोग बोलोगे यार मैं पहले दिन कितना गधा था. आपके ये शब्द होंगे सर हम पहले दिन क्या थे और 6 महीने बाद 8 महीने बाद हम क्या होके बाहर निकले. क्योंकि जर्नी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीए इंटर की. ये जर्नी में आपको अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे बहुत सारे, बिकॉज इट्स ए वेरी डिफिकल्ट जर्नी, नॉट लाइक सीए फाउंडेशन 4 सब्जेक्ट है, क्लास कर ली हो गया. मैं बोलता हूं वो भी टफ था, लेकिन उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छी जर्नी होने वाली है. और ऑफ कोर्स ये टफर जर्नी है, तो आप लोग इससे बहुत सारी चीजें सीखोगे, बहुत कुछ आपको अपने अंदर एक ड्रामेटिक चेंज मिलेगा कि यार बहुत सारा बड़ा बदलाव मुझे देखने को मिल रहा है. जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने मुझे भी 1 घंटा लगेगा, वो कॉन्सेप्ट आप 4 से 5 मिनट रिवाइज करके बैठे होंगे 6 महीने बाद, और आप बोलोगे क्या यार क्या घटिया कॉन्सेप्ट पे 2-2 3-3 घंटे तक डिस्कशन कर ली हम लोगों ने. सो दैट विल हैपन, पर वो सब चीजें तो अपने को ड्रामेटिकली डिफरेंट मिलेगी धीरे धीरे आते. अब मैं आता हूं मेनली मुद्दे पे कि सर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स के बारे में आप बताओ. ये तो आप लोग थोड़ा बहुत रिसर्च करके आए होंगे, क्या प्रैक्टिकल है क्या थियरी है, कैसे किसको पढ़ना है. पर पहले सर एक चीज हमें बहुत अच्छे से बता दो, स्कोरिंग कौन कौन से, मतलब किस किस में दिक्कत आती है बच्चों को. मतलब मैं एक ऐसे स्टूडेंट बता रहा हूं जो मेजॉरिटी किस साइड में है. मतलब ऐसा तो ऑफ कोर्स इंडिविजुअल ओपिनियन होता है, किसी को थियरी में दिक्कत आती है, किसी को प्रैक्टिकल में दिक्कत आती है. पर जब भी मैं मार्कशीट देखता हूं पास होने वाले बच्चों की या फेल होने वाले बच्चों की, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आएगी और कौन कौन सब्जेक्ट आप इजीली स्कोर कर लोगे. एक आता है हमारा सब एडवांस अकाउंटिंग. एडवांस अकाउंटिंग हमारा 100 नंबर का पहला सब्जेक्ट है. और एडवांस अकाउंटिंग के अंदर आपको ये चीज शेड्यूल में भी आ गई होगी कि नाहटा सर और मनोज प्रजापत सर दोनों का ऑप्शन आपके पास में रहेगा. सो नाहटा सर की क्लास जो है वो भी उसी समय रहेगी और मनोज प्रजापत सर की क्लास भी वही रहेगी. सेम फ्लोर पे आपको बस एक क्लासरूम शिफ्ट करना रहेगा कि इधर से उधर जाना रहेगा एक टीचर के लिए. तो वो एक ऑप्शन हमारे पास एडवांस अकाउंटिंग में दोनों टीचर्स का रहेगा. दोनों बहुत एक्सपीरियंस है, आई थिंक आप लोगों को उन दोनों के नाम और सबका एक्सपीरियंस पता ही होगा. उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा, मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं. ये जो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है ना एडवांस अकाउंटिंग, जिसमें कि नाहटा सर, असीम सर और सब मनोज सर मिलके पढ़ाते हैं, इसमें अकाउंट्स और एएस दोनों हैं. बच्चों को डिफिकल्टी पता है इस वाले पार्ट में आती है, एएस में. अकाउंट्स बच्चों को फिर भी इजी लगता है. अगर मैं इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकली बात करूं तो इट्स ए वेरी गुड सब्जेक्ट. स्कोर्स, अगर इसका एवरेज स्कोर्स की बात करूं तो इसका एवरेज स्कोर्स 60 to 80 मार्क्स के बीच होते हैं. मतलब इट्स ए स्कोरिंग सब्जेक्ट. ग्रुप 1 में अच्छा स्कोर करना है तो आपका जो पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो यही है. अगर आपने अकाउंट्स फोड़ दिया ना, पहली बात तो पहला पेपर होता है, तो इस पेपर के साथ प्रॉब्लम क्या, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है कि अगर ये पेपर बिगड़ा तो साइकोलॉजिकली हमको आगे के पेपर में बहुत दिक्कत आना चालू हो जाती है. सो इस पेपर के साथ अच्छी बात यह है कि इट्स ए वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. बच्चे रेयरली इस सब्जेक्ट में फेल होते हैं, नहीं होते इस सब्जेक्ट में फेल नहीं होते. क्योंकि क्या होता है 70 to 80 मार्क्स का तो वो लोग प्रैक्टिकल पूछ लेते हैं और 20-30 मार्क्स की थियरी होती है, उसमें भी एमसीक्यूज आ जाते हैं. तो अगर बच्चा आधे एमसीक्यूज भी सॉल्व कर ले तो 30 में से 15 तो वही हो गए. और उसके बाद अकाउंट्स में थोड़ा बहुत तो सर पढ़ा हुआ होता ही है, और बाकी सर बहुत सारा पेपर मॉड्यूल और नाहटा सर के नोट्स से ही, मतलब मनोज सर के नोट्स, नाहटा सर के नोट्स ऑलमोस्ट सेम है, उन्हीं नोट्स से पूरा का पूरा निकल के आ जाता है. तो कहानी ये है कि आपका जो पूरा पेपर बनेगा ना वो बहुत ज्यादा एक रेस्ट्रिक्टेड जोन में से ही रहेगा. तो बच्चे को इस पेपर में पास होने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है. और इसमें स्कोर अच्छा करना पड़ेगा लेकिन आपको, क्योंकि ग्रुप 1 का सबसे क्रूशियल सब्जेक्ट यही है. क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको फेल और पास की पूरी गणित इसी सब्जेक्ट से निकल के आएगी. अगर आपने इसमें 60 अबव स्कोर कर लिया ना तो आपको फर्स्ट ग्रुप के एग्रीगेट का इशू खत्म हो जाएगा. फिर बाकी में आप 40, 45, 50 आराम से स्कोर कर पाओगे. एग्रीगेट बनाने वाला सब्जेक्ट ग्रुप 1 में यही होता है, दैट इज एडवांस अकाउंटिंग, जो कि अच्छा खासा लंबा सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें अकाउंट्स भी है, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है. तो ये सब्जेक्ट ऑलमोस्ट जब तक आपकी क्लास का ड्यूरेशन है, ऑलमोस्ट थोड़े समय, मतलब अगर 6 महीने की क्लास का ड्यूरेशन है तो 5 महीने सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा है.
इसमें ऑलमोस्ट 200 टू 240 आवर्स लगते हैं पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, जबकि बाकी 100 नंबर के सब्जेक्ट 150 से 160 आवर्स में हो जाते हैं। ये सब्जेक्ट ऑलमोस्ट 200 से 225 घंटे लेता है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, इसके मॉड्यूल्स भी ज्यादा है, थियरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। पर फिर बोल रहा हूं, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट ग्रुप 1 के अंदर एडवांस अकाउंटिंग है, सबसे स्कोरिंग। सेकेंड आता है कॉर्पोरेट लॉस, जिसको हम कंपनी लॉ के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर अदर लॉस भी होते हैं। इसमें तरुण सर और रोहित सर आधा आधा पढ़ाते हैं। तरुण सर कंपनी लॉ वाला पार्ट पढ़ाते हैं, कुछ रोहित सर कंपनी लॉ वाला पार्ट पढ़ाते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट रोहित सर पढ़ाते हैं, कुछ पार्ट जो इन डेप्थ वाला है वो तरुण सर पढ़ाते हैं, अदर लॉज वाला पूरा पार्ट रोहित सर पढ़ाते हैं। तो वी हैव 2 फैकल्टीज फॉर दैट। मजेदार बात ये है कि ये सब्जेक्ट प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। प्योर थ्योरेटिकल मतलब इसमें कोई प्रैक्टिकल तो आना ही नहीं है, या तो 2 ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, प्योर प्रोविजन बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड, कि इस कंपनी ने ऐसा ऐसा किया, कंपनी इस साल में इनकॉर्पोरेट हुई, इस साल में कंपनी की ये इश्यूज आए, आप बताइए अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज लॉ क्या इस केस में लगेगा। मोर लाइक इन मर्केंटाइल लॉ सब्जेक्ट, लेकिन मर्केंटाइल लॉ से वास्ट और बहुत ही ज्यादा डेप्थ वाला सब्जेक्ट है कंपनी लॉ एंड फॉर अदर लॉस। ठीक है, ये सब्जेक्ट में आपका स्कोर एवरेज 50 टू 60 के आसपास ही रहता है, 70 तक चला जाता है बहुत अच्छा अगर किसी ने परफॉर्म किया है तो। मैं इसको अकाउंट जितना स्कोरिंग नहीं मानूंगा, क्योंकि कारण है कि जब भी आईसीएआई थ्योरी पेपर पूछती ना, थ्योरी में इंडिया हाईएस्ट मार्क्स 80 आते हैं, इंडिया हाईएस्ट मार्क्स 80 आते हैं, मतलब एआईआर 1 के 80 मार्क्स आते हैं। तो एक एवरेज मार्क्स हम लोग 80 तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर बच्चा 80 के आसपास टच कर जाएगा। तो यहां पे एक एवरेज जो आता है ना वो 50 टू 70 के बीच का होता है। तो क्या ये उतना स्कोरिंग है? जी नहीं, लेकिन क्या ये पास हो सकते हैं? आराम से हो जाता है। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं सर कंपनी लॉ में हमको कोई तकलीफ नहीं आ रही है। कुछ बच्चे बोलते हैं हाँ सर कंपनी लॉ हम खुद से भी पढ़ लेंगे, हमको पता है, थोड़ा बहुत हमारा बैकलॉग हो गया, हम खुद से कवर कर लेंगे। बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस इस सब्जेक्ट के अंदर आ जाता है। सबसे खतरनाक सब्जेक्ट ग्रुप 1 का एक ही है और वो है टैक्स, जिसके अंदर 2 पार्ट हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी, दोनों 50-50 मार्क्स के। क्या ये स्कोरिंग है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, इसमें थोड़ा स्कोरिंग जीएसटी है एज कंपेयर टू इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। क्योंकि कारण क्या है, मैं आपको सब्जेक्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताता हूं। पेपर कौन बनाता है? सीए। वही सीए जो अपने टाइम पे इनकम टैक्स पढ़ के भी आ चुका है और पता नहीं 10, 15, 20, 25 साल से इनकम टैक्स की प्रैक्टिस भी कर रहा है। उस आदमी से आप बोलते हो कि बच्चों का पेपर बना के दे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल रीजन व्हाई दिस पेपर इज ऑलवेज डिफिकल्ट। आप किस आदमी से पेपर बनवा रहे हो जो भर भर के अंदर तक इनकम टैक्स में डूबा हुआ है? आप उसको कितना भी इजी पेपर बनाने का बोल दो, वो एक हल्का सा जो ईगो होता है ना अपने अंदर की, मैंने पेपर बनाया है, वो ईगो आ ही जाता है। और जब वो ईगो आता है ना, कॉपी चेकर भी सारा सीए ही होता है। कॉपी चेकर भी सीए, पेपर बनाने वाला भी सीए, पढ़ाने वाला भी सीए। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें इतनी सारी एक्सपर्टीज लग जाती है, जितने एक्सपर्ट हम लोग हैं नहीं अभी। कारण ये कि आप लोगों के लिए तो आप तो बिल्कुल बचपन है ना आपके लिए इनकम टैक्स का, आपने क्या ही पढ़ा है अभी तक? तो कुछ भी नहीं पढ़ा है इनकम टैक्स, और आप 6 महीने में क्या ही पढ़ लोगे? कई सारे ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल से इनकम टैक्स की किताबें पढ़ रहे हैं, अभी भी लगते हैं और पढ़ा जा सकता है। तो ऐसे लोग अगर बैठ के पेपर बनाएंगे तो थोड़ा बहुत तो एक्सपर्टीज लग जाएगा, और जहां एक्सपर्टीज लग जाएगा वहां हम लोगों को तकलीफ आनी चालू हो जाएगी, क्योंकि अब इसका जोन फिक्स नहीं रहेगा। अकाउंट्स में क्या एक जोन फिक्स है कि यार ये मॉड्यूल है, ये है, क्वेश्चन इसी में से आना है। इनकम टैक्स के साथ प्रॉब्लम है कि इसमें जोन ही फिक्स नहीं है। मैं कितने भी पास एग्जाम क्वेश्चन करा दूं, आपको प्रैक्टिस करा सकता हूं, लेकिन ये नहीं बोल सकता हूं कि एक क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आएगा। कभी नहीं आता। हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया ही डाल देते, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो जीएसटी, और मिक्स करके क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने फिर बता दिया उसका साइकोलॉजिकल रीजन एक ही है, क्योंकि एक्सपर्ट बैठ के बना रहा है। उसको नहीं आता इतना अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट्स अकाउंटिंग कर ले, अकाउंटेंट कर लेते हैं। कॉर्पोरेट लॉ उसके लिए उतना इंडेप्थ नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ मेन सीएस वालों का सब्जेक्ट है, लेकिन हमारा मेन सब्जेक्ट तो यही है ना। तो ये सब्जेक्ट तकलीफ क्यों देता है बच्चों को? क्योंकि इसका पेपर थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। पास तो फिर भी ऑफकोर्स बच्चे होते हैं, लेकिन क्या इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं? हाँ, कुछ बच्चों ने किया है। जैसे अभी लास्ट अटेम्प्ट में एक बच्ची थी, उसकी इनकम टैक्स की कॉपी मैंने देखी, जीएसटी कॉपी तो उसने बुलवाई नहीं, क्योंकि उसके शी गॉट 77 और 80 मार्क्स इन टैक्सेशन। सो मैंने उससे उसकी इनकम टैक्स की कॉपी बुलवाई, 50 में से उसको 44 मार्क्स मिले सिर्फ इनकम टैक्स के अंदर। 50 में से 44 मार्क्स उसको सिर्फ इनकम टैक्स के अंदर मिले।
तो है, मैं वो कॉपी भी शेयर कर दूंगा सागर सर से। आप बोलोगे ना कि वो कॉपी दिखाओगे, सागर सर जब आएंगे तो सागर सर आपको थोड़े दिन जब क्लासेस पढ़ाएंगे कॉपी दिखाएंगे आपको। वो शी गॉट 44 मार्क्स आउट ऑफ 15 इनकम टैक्स, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि स्कोर नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, बट एवरेज में बताऊं, इसमें बस तुम लोग कोशिश करना 50 से 60 के बीच में ले आओ, बहुत है। आपका ग्रुप 1 तो पास कर ही देंगे अच्छे से। मैं एवरेज बात कर रहा हूं, मैं रैंक होल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एवरेज मार्किंग ग्रुप 1 के अंदर अपने को टारगेट करके चलनी है। अकाउंट्स में यू कैन प्लान फॉर 60 to 80, 50 to 70 इन कंपनी लॉ, एंड इन इनकम टैक्सेशन 50 to 60 मार्क्स। अब इसमें ध्यान रखना, सबसे ज्यादा स्पीड इश्यू सिर्फ अकाउंट्स में आएगा आपको। मतलब ये वो सब्जेक्ट है जहां पे आपको न केवल कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन आने चाहिए, आपको एक चीज और मेंटेन करनी पड़ेगी, वो है स्पीड। क्योंकि बच्चों का अकाउंट्स का पूरा पेपर होता ही नहीं है। बहुत रेयर कोई बच्चा मिलेगा जो बोलेगा मैंने पूरा अकाउंट्स का पेपर किया। पता है बच्चे क्या बोलते हैं, सर 85 हुआ, 90 हुआ, मतलब आपको 90 में से 60 लाने, 90 में से 70 लाने। भाई साहब बोले सर 55 में से 40 आए। तो इतना लेंदी पेपर था शायद लॉ का कि आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। अकाउंट्स में फेस करोगे आप वापस जाके इंटर के अंदर, पेपर लेंदी आएगा अकाउंट्स का। कंपनी लॉ टैक्सेशन का पेपर लेंदी क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आता ही नहीं है इतना सारा, 100 नंबर का आता ही नहीं है। तो हमको तो आते ही 90 का था, तो 90 में से हमने हमारे हिसाब से कर लिया, बहुत कर लिया, छूटा कुछ भी नहीं। लेकिन अकाउंट्स में आता सब है, करने का टाइम कम पड़ता है। क्योंकि आएगा, मैंने क्या बोला, एक जोन फिक्स्ड है इस पेपर का, उसी में से आएगा। तो सब लगेगा हाँ पढ़ा हुआ है, करा हुआ है, मॉड्यूल से आया, इधर से आया। प्रॉब्लम कहां आएगी फिर उस सब्जेक्ट के अंदर, स्पीड। सो देयर इज ऑलवेज ए गेम ऑफ बैलेंस, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन एंड स्पीड, दोनों चीजें आपको अकाउंट्स पेपर के अंदर मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। ये मैंने आपको बता दिया पूरा ग्रुप 1 को लेके। इनकम टैक्स सागर पढ़ाएगा और जीएसटी में खुद पढ़ाऊंगा आप लोगों को। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप 1। ग्रुप 1 में एक ही प्रैक्टिकल है, मैं टैक्सेशन को सेमी प्रैक्टिकल मानूंगा, और एक पूरा थ्योरी है। तो आईसीए ने जो बैलेंस किया है सब्जेक्ट, इतना बढ़िया बैलेंस किया है, एक प्रैक्टिकल, एक सेमी प्रैक्टिकल और एक थियरी। तो टैक्सेशन इज ए सेमी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस भी आती है, केस स्टडीज भी आती है, सब चीजें आती है। थ्योरी सब्जेक्ट की बात करें तो कंपनी लॉ हमारे पास प्योरली थियोरेटिकल सब्जेक्ट है ग्रुप 1 के अंदर। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम ग्रुप 2 पे। ऑनलाइन किसी को कुछ भी क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में लिखते जाइएगा, कुछ भी पूछना है तो आप पूछते जाइएगा, मैं उसके सारे आंसर देते जाऊंगा साथ साथ में। यहां पे जो क्वेरी है वो भी मैं अभी ले लूंगा। ग्रुप 2 की बात करते हैं। ग्रुप 2 पूरे ग्रुप, सारे ग्रुप, मतलब दोनों ग्रुप का सबसे फेवरेट बच्चों का सब्जेक्ट होता है, और फॉर्चुनेटली वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूं, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। सर क्या है स्कोरिंग है, मैं आपको बताता हूं कैसे स्कोरिंग है। May 22 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। एक बच्ची थी रिया राठौर, अपनी क्लास की बच्ची थी। November 22 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स। कनिष्का बिश्नोई करके क्लास की बच्ची थी। May 23 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स। एमपी बोर्ड का एक बच्चा था रोहित यादव, he got 99 आउट ऑफ 100 in May 23 एग्जाम। November 23 96 आउट ऑफ 100 इशिता काबरा। एंड May 24 आई थिंक 94 या 95 आउट ऑफ 100 भी थे May 24 में। और September 24 का अभी तक मुझे ऐसे पता नहीं चला है, लेकिन ये स्कोर्स बच्चों के रहे हैं इन ऑल दीज लास्ट अटेम्प्ट्स। सो क्या है स्कोरिंग है, ऑफ कोर्स स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है। क्या इसमें एग्जाम्शन लाना आसान है, एग्जाम्शन लानी ही पड़ेगी। क्योंकि मैंने जनरली मार्कशीट देखी है, जिसके कॉस्ट में 60 से कम आए ना, उसका ग्रुप अटक जाता है किसी कारण से, उसके एक आध में 40 से कम भी हो जाते हैं। क्योंकि जो कॉस्ट में 60 नहीं ला पाया, वो बाकी सब्जेक्ट में शायद 40 भी नहीं ला पाए। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, एग्जाम्शन लाना बहुत आसान है। आपको यहां पे टारगेट करना चाहिए एवरेज 70 to 90 मार्क्स के बीच। ये एवरेज है इस सब्जेक्ट का, 70 to 90। मतलब जितने बच्चे पास हुए हैं उसमें से मान के चलना 90% बच्चों की इसमें एग्जाम्शन तो आई है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो ये वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 2 है, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। 5 नंबर की कोई थ्योरी आ जाती है, वो भी प्रैक्टिकल से कनेक्टेड आती है। 95 मार्क्स का तो पूरा ही प्रैक्टिकल आता है, और ऑप्शनल क्वेश्चन में थ्योरी पूछते हैं। 95 तो पूरा, मतलब आप सिर्फ प्रैक्टिकल भी करके जाओगे ना तो आप पूरे 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आ पाओगे। प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। आप पूछें अपने सीनियर से, वो सब यही बोलेंगे, कॉस्ट में सर कोई तकलीफ नहीं है, आराम से हो जाएंगे पास, डर हमको टैक्स में लग रहा है। ये उनके शब्द होते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं। तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल आप आराम से स्कोर कर लोगे। सर ग्रुप 2 का खतरनाक सब्जेक्ट कौन सा जहां पे बच्चे फेल होते हैं, वो है सेकंड सब्जेक्ट, ऑडिट।
ऑडिट सब्जेक्ट की अगेन वही प्रॉब्लम है जो टैक्सेशन सब्जेक्ट की है। सीए काम प्रोमिनेंट काम क्या है? ऑडिटिंग। तो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, और जब एक्सपर्ट बैठे हुए हैं तो वो एक्सपर्ट कहीं ना कहीं आपकी एक्सपर्टीज पेपर में लग जाती है, बनाने में भी और कॉपी चेकिंग में भी, और जहां एक्सपर्टीज लग जाती है वहां हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ग्रुप 2 का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑडिट है, ग्रुप 1 का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट टैक्सेशन है, ग्रुप 2 का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑडिटिंग है। ऑडिटिंग भी प्योरली थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, नो प्रैक्टिकल, दे विल ओनली आस्क द थियरी क्वेश्चंस एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, दैट्स इट, नो कैलकुलेशंस, नथिंग। सो अगेन ऑडिटिंग इज ए 100 मार्क्स सब्जेक्ट, खौफनाक सब्जेक्ट है ग्रुप 2 का। मैं बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूं आप लोगों को, डरा भी नहीं रहा हूं, क्योंकि आपको पता है 6 में से सारे आसान तो नहीं होंगे, इंटर इतना आसान तो नहीं हो सकता। तो सर दोनों जगह एक एक तो शैतान होगा, वो शैतान ग्रुप 1 में टैक्सेशन है, ग्रुप 2 में ऑडिटिंग है। अगेन इट्स ए वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरे को यार प्रिपरेशन पे थोड़ा मेरा थियोरी वीक है, थोड़ा मुझे प्रिपरेशन करना है, तो आपको सबसे ज्यादा एफर्ट्स ग्रुप 1 में टैक्सेशन और ऑडिट, ग्रुप 2 में ऑडिट पे लगाने चाहिए। कॉस्टिंग मेरे को पता है आप आराम से पास हो जाओगे, अकाउंट्स कंफर्टेबली आप लोगों से हो जाएगा, दिक्कत जो आएगी वो फर्स्ट ग्रुप में टैक्सेशन और सेकंड ग्रुप में ऑडिटिंग के अंदर आने वाली है। वी विल ट्राई, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे हमारी तरफ से कि आप लोगों को हमारी तरफ से जो जो सपोर्ट चाहिए, हमारी तरफ से जो चाहिए वो सब हम देंगे। पर ऑफ कोर्स इट्स ए लिटिल डिफिकल्ट जर्नी, तो वो तो आप लोगों को हमको साथ में ही करनी पड़ेगी, इतना आसान तो नहीं होने वाला है, ये बात ध्यान रख लेना। लास्ट एंड फाइनल सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप सेकेंड इज एसएम प्लस एफएम, जिसमें एसएम प्योर थियोरेटिकल है और एफएम पूरा प्रैक्टिकल है। ये सब्जेक्ट आराम से स्कोर हो जाता है। मैं आपको ऑडिट का एवरेज बता दूं, ऑडिट का एवरेज है 40 to 60। बच्चे कैसे होते हैं सर? 44 ऑडिट, 50 ऑडिट, 52 ऑडिट, 51 ऑडिट, 45 ऑडिट, 46 ऑडिट, इंडिया हाईएस्ट 77, 74 इंडिया हाईएस्ट, ऐसे भी आए हैं ऑडिटिंग के अंदर, इंडिया हाईएस्ट 74। सो ये सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा मजा देने वाला है, ठीक है, चैलेंजिंग सब्जेक्ट होने वाला है ये सब्जेक्ट ऑडिटिंग। एसएमएफएम अगेन एक एवरेज सब्जेक्ट है, जैसा उधर कंपनी लॉ है वैसा इधर एफएमएसएम है, मैं इसको न्यूट्रल सब्जेक्ट मानूंगा। पर हाँ, इसमें बच्चों का एवरेज स्कोर अगेन 50 से 70 के बीच में रहता है, 50 से 70 के बीच में बच्चे आराम से इसमें स्कोर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टोटल मिला के दोनों ग्रुप के सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी। एंड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आल्सो मुझे ऐसा लगता है कि 2 सब्जेक्ट आपके लिए सबसे खतरनाक होने वाले हैं, फर्स्ट इज टैक्सेशन एंड सेकंड वन इज ऑडिटिंग। सर सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट में 2 हैं, अकाउंट्स और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, दोनों आपको सबसे ज्यादा स्कोर लाके देंगे। चैलेंजिंग रहने वाला है आपके लिए ऑडिटिंग और टैक्सेशन। स्मूथली न्यूट्रल सब्जेक्ट्स में अगर बोलूं तो न्यूट्रल सब्जेक्ट्स में हमारे पास में पहला कंपनी लॉ है और दूसरा एसएम और एफएम है। सो दिस इज ऑल अबाउट बोथ ग्रुप्स। अब आप अगर बोलोगे सर क्लासेस कैसे लगने वाली है, हाउ विल कंप्लीट आवर स्टडीज इन हाउ मेनी मंथ्स, वो मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता दूं। ऑडिटिंग के एवरेज मार्क्स 40 to 60 है पीयूष, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो एग्जामिशन, मतलब एग्जामिशन लाना बहुत ही ज्यादा मतलब डिफिकल्ट है ऑडिट के अंदर। ऑडिट में एवरेज मार्क्स 40 to 60 ही रहते हैं। बहुत बढ़िया। कॉस्ट में स्पीड इशू आता है सेम, हाँ, जैसा हमारे पास अकाउंट्स का इशू था वही इशू हमारे पास कॉस्टिंग में है, यहाँ पे भी स्पीड। क्योंकि देखो जहां प्रैक्टिकल आ गया वहां पे फिर वही एक इशू आता है कि सर आपको टाइम कम पड़ने लग जाता है, तो यहाँ पे भी आपको फिर क्या मेंटेन करनी चलनी है, आपकी स्पीड। तो ग्रुप 1 में अकाउंट्स में स्पीड पे काम करना है, ग्रुप 2 में कॉस्टिंग में स्पीड पे काम करना है। स्पीड का इशू कौन से पेपर में नहीं आएगा, ऑडिटिंग और टैक्सेशन में स्पीड का इशू नहीं आएगा, क्योंकि अगेन वही रीजन है, बच्चों को पूरा पेपर आता ही नहीं है। तो अटेम्प्ट करना ही वैसे 90 का होता है, क्योंकि आता ही नहीं 10 का, तो बच्चा बोलता है सर हो गया सर, जितना आता था उतना, बाकी तो आता ही नहीं था। तो वो इशू आपको इन बाकी पेपर्स के अंदर इतना नहीं आएगा। ठीक, एनी क्वेश्चंस? अभी तक जितना मैंने सवाल आपके सामने जितनी चीजें रेज करी, उसमें आपको कोई भी सवाल है तो आप पहले पूरे पूछ सकते हो। भाई साहब, ओ भाई साहब बढ़िया लग रहा है बाहर, क्या चल रहा है बाहर? कोई खड़ा है, खड़ी है नीचे, या ऊपर कोई पेड़ पे दिख गई, ठीक है, सब ठीक है। क्या नाम है सर आपका? राहुल। क्या चल रहा है बाहर, कुछ क्या चल रहा था? अच्छा ऐसे ही देख रहे थे, बहुत बढ़िया। अच्छा है, ग्रीन ग्रीन है, कोई तकलीफ तो नहीं है, बढ़िया है। चले, इधर भी चल रहा है कुछ, है ना, ठीक है, ओके। तो ये तो अपने को समझ में आ गया बोथ ग्रुप्स के बारे में कि कैसे अपने को इसको पूरा का पूरा पढ़ना है। ऑडिट असीम सर पढ़ाएंगे। ऑडिट में असीम सर पूरी कॉपी बनवाते हैं, हैंड रिटन, आपको एक एक चीज कॉपी में लिखवाते हैं, एक एक चीज उनके हैंड रिटन नोट्स में, मतलब पूरा लिखवाते हैं एक एक चीज कॉपी में, और आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी जबरदस्त कराते हैं। तो असीम सर भी थोड़े दिन में आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे, एक बार डेमो लेक्चर्स हो जाएंगे, तो ऑडिटिंग असीम सर पढ़ाते हैं। और कोई सवाल?
यस चले आते हैं आगे बढ़ते एंड नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट वन मोर थिंग सर, कैसे क्लासेस का पूरा ड्यूरेशन रहने वाला है, एक बार वो चीज भी आप पूरी की पूरी बता दीजिए सर। देखो कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं, क्योंकि हमको पता है अगर हम बोल देंगे आपको ऐसा और बाद में नहीं करेंगे तो हमारे ही सर पे चढ़ के बोलोगे कि सर आपने तो बोला था पहले दिन इतने टाइम में क्लास खत्म हो जाएगी, अब हमने तो प्लानिंग उस हिसाब से कर ली, ये वो फलाना ढिमका बहुत कुछ करोगे आप। ठीक है, मैं आपको बता दूं अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नवंबर फर्स्ट वीक से। ठीक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहां तक आप लोगों के मान के चलना एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना और अप्रैल भी ले लेते हैं, 5 महीना, 5 महीने तक आपके ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। कैसे होगा मैं आपको पूरा समझा देता हूं। हम लोग अभी जैसे 4 सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, उसमें ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट्स और ग्रुप 2 का 1 सब्जेक्ट रहेगा। ये जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग से चालू हुए हैं ये मान के चलना आपके अप्रैल तक पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। ठीक, पर इसी साथ में मान के चलना यहां से आपके बाकी 2 सब्जेक्ट भी चालू हो जाएंगे, क्योंकि होगा क्या, एक तो ये सब्जेक्ट्स के नंबर ऑफ लेक्चर्स के आवर्स कम होने चालू हो जाएंगे, ऊपर जो स्टार्टिंग में चालू हुए थे उनके, तो जो 2 सब्जेक्ट पहले स्टार्ट नहीं हुए वो बीच बीच में आ जाएंगे। एसएम हो गया, तरुण सर क्या करते हैं पहले कंपनी लॉ पढ़ा लेते हैं, कंपनी लॉ उनका 3, 3.5, 4 महीने में खत्म हो जाता है, 50 मार्क्स वाला पार्ट है, 3 महीने में खत्म कर देते हैं, फिर उसी टाइम पे वो एफएम पढ़ाना चालू कर देते हैं। तो ऐसे करके उनका इसी बीच में सब्जेक्ट चालू हो जाता है। जैसे मैं हूं तो मैं पहले आपको 4.5-5 महीने में कॉस्टिंग पढ़ा दूंगा, फिर उसी बीच में जीएसटी भी साथ साथ में कवर कर लूंगा। तो ऐसा नहीं कि आपको जीएसटी के लिए अलग से 1 घंटा एक्स्ट्रा आना पड़ेगा, जो कॉस्टिंग का टाइम रहेगा उसी में हम लोग जीएसटी भी साथ साथ कवर करते जाएंगे। तो जो टीचर्स मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ा रहे, जैसे असीम सर एएस और ऑडिटिंग पढ़ाएंगे, तो ऑडिट एएस का ऐसा स्वैप करते रहेंगे कि एएस पढ़ा दिया, फिर ऑडिट पढ़ा दिया, फिर एएस पढ़ा दिया, तो आपके नंबर ऑफ आवर्स नहीं बढ़ेंगे उसके कारण, बस वो स्वैप होता जाएगा। तो ऐसे करके मान के चलना आपका मई एंड तक हम लोग ऑलमोस्ट आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे, मई एंड तक। नाउ यू हैव हाउ मेनी मंथ्स, जून, जुलाई और अगस्त। इस जून, जुलाई, अगस्त में मैं आपको बता दूं क्या होने वाला है। देखो इसमें 7 दिन का आप कुछ भी प्लस माइनस लेके चलना, क्योंकि इतनी सारी हॉलीडेज आ जाती है बीच बीच में, कई बार किसी और कारण से भी हमको एकेडमी बंद करनी पड़ जाती। सब देश भारत बंद है तो बीजेपी ने बोला सब बंद करो साहब, तो वो क्लास भी बंद कर दी, तो ऐसे भी हो जाता है कई बार। तो ऐसे मान के चलना 1 हफ्ता प्लस भी होता है, तो कई बार ऐसा हो सकता है हम मई बोल रहे हैं तो 7 जून 10 जून तक भी चले जाए, इतना तो आपको ग्रेस लेके चलना पड़ेगा। इफेक्टिवली मानता हूं मैं, क्योंकि 10 जून भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, तो इफेक्टिवली मानता हूं यू हैव 2.5 मंथ्स, 2.5 महीने मानता हूं मैं सेल्फ स्टडी के, 3 भी नहीं मानता हूं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ रह ही जाता है आखिरी में कंप्लीट कराने का। तो आपके पास इफेक्टिवली 2.5 महीने की सेल्फ स्टडी रहेगी, क्योंकि आपको सितंबर मिड वीक से, इफेक्टिवली 3 क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी एग्जाम चालू शायद 11-12 सितंबर से होती है, इस बार भी शायद कब से एग्जाम चालू हुई थी आपकी 13, तो वो ऑलमोस्ट वहां से होती है, तो अपन मान लेते हैं 13 सितंबर तक का टाइम रहेगा। तो इफेक्टिवली 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, क्योंकि हम 10 जून तक भी खत्म करेंगे तो यू हैव ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। अब इस 3 महीने के अंदर हम लोग आपको ऑफकोर्स बहुत सारे रिविजन्स कराएंगे और आपके 3 मॉक टेस्ट पेपर्स की सीरीज होगी। मतलब जैसे ही क्लास खत्म होगी आपके कुछ दिनों के अंदर ही मॉक चालू हो जाएंगे, और मैं फिर आपको बोलूंगा हर बच्चा जो पास हुआ है उसने एक ही लाइन बोली कि सर मॉक ने बहुत हेल्प करी, क्योंकि हमारा जो एक एग्जाम का फियर होता है ना वो खत्म कर देता है जब आप बैठ के यहाँ पे 3-4 पेपर ऑलरेडी दे चुके होते हो। जब आप अल्टीमेटली 6 पेपर दे दोगे, मतलब 6 सब्जेक्ट के 3, मतलब 18 बार पेपर दे चुके होंगे आप 3 महीने की 2.5-3 महीने के ड्यूरेशन के अंदर, हर महीने आप 6-6 पेपर देने वाले हो, तो उससे क्या होता है आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका एक वहां जाके एग्जाम फेस करने का नजरिया है, जो गलतियां आप पहली बार कर रहे थे फर्स्ट मॉक में, सेकंड मॉक में, थर्ड मॉक में, वो सारी गलतियां आपकी खत्म हो जाएगी। एंड दैट्स द पर्पस ऑफ टेकिंग मॉक टेस्ट। स्कोर नहीं जानना हमको आपका, हम आपको स्कोर बताएंगे, लेकिन हम आपको ऐसा नहीं बोलेंगे तुम्हारा स्कोर कम ज्यादा क्यों आया, चलता है, बिकॉज अभी आपकी पढ़ाई चल रही है, तो हम आपको जज नहीं कर सकते आप परफॉर्म कैसा करोगे। लेकिन आप मॉक इसलिए मत दीजिएगा कि स्कोर अच्छा करना है, इसलिए दीजिएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। इट्स मोर लाइक कि नेट प्रैक्टिस किए बिना कोई क्रिकेटर 6 महीने बाद जाके मैच खेलने चले जाए तो आउट ही होना है, वो नहीं कर पाएगा वो प्रैक्टिस अच्छे से। तो आप 9 महीने तक एग्जाम नहीं दिए दोगे और 9 महीने बाद सीधे सितंबर में जाके एग्जाम दोगे, तो आपको उसके लिए नेट प्रैक्टिस तो लगेगी ना। तो ऑफकोर्स हम लोग हर चैप्टर के बाद आपका चैप्टर वाइज टेस्ट तो लेंगे ही लेंगे, भले वो इन हाउस बच्चे हो। फाउंडेशन से आप लोगों ने देखा होगा हर चैप्टर के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, कहीं बाहर वाले सब जगह होता है।
हम लोग भी आपका चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ हम लोग आपके 3 मॉक टेस्ट भी लेंगे। उस 3 मॉक टेस्ट के अगेन बोल रहा हूं, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट है आप तीनों मॉक टेस्ट दो और तीनों मॉक टेस्ट में आपकी जो गलतियां हैं उसको सुधार दो, ताकि आप लोगों को एग्जाम फियर कम से कम हो जाए। और मॉक टेस्ट का हम टाइमिंग भी जानबूझ के वही टाइम रखते हैं जो वहां पे पेपर का टाइमिंग रहता है, 2 से 5। होता क्या है, बच्चा 2 से 5 में सोता है, खाना खाया सो गए, खाना खाया सो गए, खाना खाया सो गए। अब एक दिन पहले तक बच्चा 2 से 5 में सो रहा है और अगले दिन जाके पेपर में बैठ जाता है खाना खा के कि चलो लिखते हैं, तो बॉडी बोलती है अरे सोने का टाइम हो गया। आप बोलते हो नहीं पेपर नहीं, सोना है, क्योंकि बॉडी को तो आपने क्या डाल दी, उस चीज की आदत डाल दी ना। तो आप लोगों को आदत छोड़नी पड़ेगी। आप इन 3 महीनों में दिन में 2 से 5 नहीं सोओगे। आप सोने का टाइम वो मत रखो जिस टाइम पे आपका पेपर है, अदरवाइज आपकी बॉडी उस दिन चेंज नहीं होगी, उस दिन भी वो आपको सुलाएगी, पेपर में सुलाएगी। और नहीं सोओगे तो भी नींद आएगी, वो कैसे ना कैसे करके चक्कर आएंगे, नींद आएगी, सब होगा। तो इट्स बेटर कि आप अपनी बॉडी को इस तरीके से एडजस्ट कर लो कि आप उस 2 से 5 के टाइम में ना सोए। खाने का टाइमिंग चेंज करो, सोने का टाइमिंग चेंज करो, पर 2 से 5 में नहीं सोओगे आप लोग, ये मान के चलना। और इसके लिए हम लोग मॉक का टाइम भी 2 से 5 ही रखते हैं, ताकि आप लोग उस टाइम पे पेपर दो, ना कि सोने का आदत हो जाए आप लोगों की। तो ये हमारा पूरा प्रिपरेशन का स्केड्यूल रहने वाला है। अगला सवाल आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर क्लास ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, ये भी बता दो। अभी देखो, अभी ग्रेजुअली बच्चे आ रहे हैं। आज जैसे मान लो 40-50 बच्चे यहाँ हैं, 100-60-70 बच्चे यहाँ हैं। कल तक आते आते यहाँ बढ़ जाएंगे, यहाँ भी बढ़ जाएंगे। अगले 4 से 5 दिन तो बच्चे आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। 11, 12, 13, 14, 15 तारीख तक आते रहेंगे। आपकी इफेक्टिवली 15 तारीख से क्लासेस 6 से 7 घंटे हो जाएगी, 6 घंटे हो जाएगी कम से कम। मतलब अभी आप लोग 10:32 आज कितने बजे तक बैठने वाले हो, 3 बजे तक बैठने वाले हो ना, उसमें आधे घंटे का ब्रेक भी है। लेकिन आगे जाके आपका स्केड्यूल हो जाएगा ऑलमोस्ट 8:45 बजे से लेके 3:30-4 बजे तक। ये कब तक के लिए रहेगा, फॉर नेक्स्ट 1.5 मंथ, जब तक आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को आदत डाल लो कि हाँ हम इतने घंटे बैठ पाते हैं। जैसे ही वो आदत डल जाएगी फिर हम आपका टाइम और बढ़ा देंगे, फिर आपका टाइम हो जाएगा 5 o'clock तक। पर हाँ, हम आपको 5:30 से ज्यादा कभी भी नहीं रोकेंगे। बहुत होता है, क्योंकि उसके बाद आपको बता दूं जितने घंटे आपने पढ़ा है, आपको घर पे जाके 4 घंटे कम से कम रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, 4 hours कंसिस्टेंटली। आप मान के चलो अगले 9 महीने आपको 4 घंटे पढ़ना है। उस 4 घंटे में हम आपको इतना होमवर्क देंगे, इतने सारे टेस्ट देंगे कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कुछ और करने का। तो बस आपको क्या है, इस गाड़ी के साथ चलते जाना है। बस हाँ, इसकी स्पीड और आपकी स्पीड मैच होनी चाहिए। हम जो गाड़ी लेके चलेंगे अगले 6-7 महीने तक, वहां आप पीछे मत छूट जाना, दैट्स इट। आप बस हम बताते जाएंगे, वो करते जाओ, आप वो करते जाना, उस गाड़ी में सवार रहना, आप आराम से अपनी जर्नी तक पहुंच जाओगे। लेकिन पीछे छूट गए ना तो वहां जाके फिर आपको दौड़ लगानी पड़ जाएगी, वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कोशिश करो एब्सेंटिज्म कम से कम हो, कोशिश करो आपकी अटेंडेंस रेगुलर रहे, कोशिश करो होमवर्क रेगुलर रहे, कोशिश करो चैप्टर वाइज टेस्ट आपके सारे के सारे रेगुलर रहे। बस यही मंत्र है सी इंटर पास करने का, और कुछ भी नहीं है। कोई जादू की झप्पी नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं, कोई भगवान नहीं, कुछ भी नहीं। भगवान काम आएंगे आखिरी में रिजल्ट के टाइम पे, है ना। उसके पहले तक काम आएगा आपकी कंसिस्टेंसी और आपका हार्डवर्क भी ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं आपको, प्लीज यार, ये गलत लोग बोलते हैं कि 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता है। नहीं पढ़ना पड़ता है 16 घंटे, नहीं पढ़ना पड़ता है 16 घंटे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है 16 घंटे, पढ़ना ही नहीं है 16 घंटे। अपने को कसम खा लो, नहीं पढ़ेंगे 16 घंटे। अपने को अगले 7 महीने, 8 महीने, जितने 9 महीने हैं, क्लासेस के बाद घर पे जाके 4 से 5 घंटे पढ़ना है। लास्ट के 2.5 महीने में आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना है, जब क्लासेस खत्म हो जाएगी तब। बस दैट्स इट। नहीं पढ़ना हमको 16 घंटे, फालतू की बात करते। 16 घंटे पढ़ ही नहीं सकता कोई आदमी, और वो पढ़ भी सकता है तो 15 दिन पढ़ सकता है, 9 महीने नहीं पढ़ सकता। लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना अपने को, अपन नहीं पढ़ पाएंगे 16 घंटे, मान के चलना। आपकी बॉडी को नींद भी बराबर चाहिए, खाना भी चाहिए, रिलैक्सेशन भी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए। सो डोंट प्लान अकॉर्डिंगली कि हम तो 16-16 घंटे पढ़ते ही रहेंगे। मेरे को एक लड़की मिली थी अभी दिवाली पे, मेरे इधर की नेटिव प्लेस की थी, आपके फाउंडेशन की थी। क्या स्केड्यूल बताया उसने कि फाउंडेशन के पढ़ाई के टाइम पे सुबह 4 बजे तक पढ़ती थी, फिर 7 बजे उठ के फिर से क्लास चली जाती थी, कैफीन की टेबलेट्स लेके पढ़ी। मैंने पागल हो गई है क्या? यार ऐसा कौन पढ़ता है यार? ऐसे तो आईआईटी वाले भी नहीं पढ़ते, कैफीन की टेबलेट लेनी पड़ जाए। सो ऐसे काम बिल्कुल भी मत करना। अगले 9 महीने आपको रहना है इस क्लास में, मतलब इस जर्नी में। तो लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, तो प्लीज डोंट पुश
योर एफर्ट्स बियॉन्ड द लिमिट्स, डोंट पुश इट, बिकॉज होगा कि आप 1 महीना कर लोगे, 1.5 महीना कर लोगे, 2 महीना कर लोगे, 9 महीने नहीं कर पाओगे। और प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि वो इतना खराब ब्रेक होगा ना बीच में कि वो महीने भर के लिए बीमार हो जाओगे और उसके बाद आपका सारा का सारा बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा, आप बोलोगे थकार के आप नहीं हो रहा मेरा इंटर, एक अटेम्प्ट आगे बढ़ जाओगे। मत करना ऐसा। आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको क्लासेस के बाद सिर्फ घर पे जाके 4 घंटे पढ़ना है, आपको अपना बाकी सारा टाइम भी रेगुलरली, आपको सोना भी है 7 आवर्स। मत करना प्लीज 5 घंटे 4 घंटे की नींद मत करना। वो जिसके मैंने आपको बताया शी गॉट 44 इन इनकम टैक्स आउट ऑफ 50, उस बंदी ने यही किया था, उसको बहुत डांटा था। 3 घंटे सोती थी रात को जाके। मैंने उसको बोला देख तेरी क्या हालत हो गई, पागल हो गई क्या तू, छत्तीसगढ़ से आई है, घर वालों को पता नहीं है, 3 घंटे सो रही है यहाँ पे आके। आप मानोगे नहीं 20 दिन बाद उसको इतना मतलब खतरनाक वाली बीमारी हुई कि 25 दिन के लिए उसको घर जाना पड़ गया, हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया। तो आपको अपनी बाउंड्रीज से बियॉन्ड, अपने लिमिट्स से ऊपर नहीं जाने का है बेटा। बहुत है 8 घंटे की क्लासेस और 4 घंटे की पढ़ाई, दैट्स इट। 8 घंटे भी नहीं पढ़ा रहे तो हम और कम ही पढ़ा रहे, बाद में जाके हाँ ठीक है 8 घंटे हो जाएगा, बहुत है, नहीं करना है इससे ज्यादा आपने को। मान लेना बात, मेरे को पता है अंदर ही अंदर सोच रहे ये पागल है तो कुछ भी बोलता है, हमको जो करना है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है कर लेना, तुमको जो लग रहा है वो कर लेना, फिर मिलेंगे अपन जब तुम आओगे वापस। सर मेरे को तो टाइफाइड हो गया, जॉइंटिस हो गया, मैं तो 1 महीने के, सर पेट खराब हो गया, है ना, ये सब होगा। तो प्लीज इन सब चीजों को अवॉइड करना है, तो मेरी बात मान लो और ये सब चीजें छोड़ दो कि 16-18 घंटे पढ़ना है। बिना प्रेशर के काम करोगे तभी पास हो पाओगे इंटर के अंदर। यहां पे प्रेशर नहीं आना चाहिए आपका, मैं पहले ही बता दूं आपको। ये लेके काम करोगे ना, स्पेशली गर्ल्स के ऊपर क्या है, 2 चीजें होती है। एक तो प्रूव करना रहता है कि हाँ भैया हम भी कर सकते हैं, वो एक हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि सब लड़कों से एक्सपेक्टेशन से ज्यादा गर्ल्स से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है माँ बाप की। तो प्रूव करना है कि भैया मेरे पे इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं आपको एक बार में रिटर्न निकाल के दूंगी, है ना। वो प्रेशर मत लेके करना प्लीज यार, क्योंकि होता क्या है जहां वो, मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि जहां आपने अपनी बाउंड्रीज और लिमिट्स क्रॉस करी ना, वो कहीं ना कहीं बॉडी पे दिखने लग जाएगा। और फिर आपकी बॉडी अगर नहीं जवाब दे रही तो आपका दिमाग तो चलना बंद ही हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप कंसिस्टेंसी रखो। हमें नहीं बनना है गधा, मजदूरी नहीं करनी है, हमको घोड़ा बनना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है। दैट्स द ओनली फंडा जो आप लोगों को अगले कुछ महीनों तक ध्यान रखना है। बाकी मुझे पता है अगर आप फाउंडेशन क्लियर करके आए हो, आपको इंटर में कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी ये नहीं बोलेगा और सॉरी तो क्या हो रहा है जीवन में समझ ही नहीं आ रहा है, तो मेरे लिमिट्स के बाहर है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ आपकी लिमिट्स के अंदर ही है, बस आपको उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके चलना है। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, दिस इज द बेसिक मंत्रा। सर रैंक लानी है, कितने भी रैंक होल्डर से आप बात कर लेना, वो कोई 18-18 घंटे नहीं पढ़ते थे, वो भी उतने ही पढ़ते थे जितना बाकी सब लोग पढ़ रहे हैं। बस या उनका ये था कि वो लोग थोड़ा ज्यादा इफेक्टिवली और स्मार्टली पढ़ते थे। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको सारे स्मार्ट तरीके बताऊं जो इतने सालों में हम लोगों को एक्सपीरियंस से हुए हैं, कि इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आप बहुत कम ड्यूरेशन में आपका सारा का सारा काम कर पाओगे। ओके सो अब मैं मेरे सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं, क्योंकि मैंने एक ओरिएंटेशन तो आपको बता दिया कि सीए इंटर की जर्नी कैसे करने वाले हैं। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट रिजल्ट और अर्ली बर्ड मर्ज नहीं करेंगे, अभी उस बारे में अपन डिसाइड करेंगे कि क्या करना है वो अभी। अरे वाह, ये तो अर्ली बर्ड है, ऊपर 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 ऊपर, ये अर्ली बर्ड वाले बच्चे ऊपर है क्लास। वो एक बार संस्कार भैया बताते हैं 201 होगी, आई थिंक 201 होगी, 201 होगी, यस। तो ये आपके साथ वाले, ये अर्ली बर्ड वाले जो पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं। तो पोस्ट रिजल्ट और अर्ली बर्ड मर्ज करेंगे क्या? ऑफ कोर्स आगे जाके वो मर्ज हो जाएगी, क्योंकि उनका हम कैसे मर्ज करेंगे समझना, उनके जो टॉपिक्स हो गए वो टॉपिक्स आपको बाद में जाके पढ़ा दिए जाएंगे। और हमने जानबूझ के उनको वो टॉपिक्स पढ़ाए हैं जिनकी आपके आगे आने वाले किसी भी कोर्स से कोई लिंक नहीं। तो एक इंडिपेंडेंट चैप्टर था, तो वो क्या होगा, जो इन लोगों को पढ़ा दिया गया वो आपको बाद में जाके पढ़ा दिया जाएगा। तो इनका कोर्स आपसे 1 महीने या 20 दिन पहले खत्म हो जाएगा। ये एक थोड़ा सा एडवांटेज उन लोगों को मिलेगा, वो लोग 20 दिन पहले फ्री हो जाएंगे आपसे, क्योंकि वो 20-25 दिन पहले से ज्वाइन भी कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने वहां बहुत स्लो ही पढ़ाया, क्योंकि बच्चे भी इतने मूड में नहीं थे कि हाँ ठीक है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो 15 दिन का गैप, 20 दिन का गैप मैक्सिमम आएगा, दैट्स नॉट ए वेरी बिग डील। बाकी आई थिंक, हाँ अब मैं फाइनली एक और चीज पे आता हूँ। सर कंटेंट क्या पढ़ना है सर वो बता दो, क्योंकि हमको आज जाके वो स्टेशनरी भी खरीदनी है। तो सर क्या करें? पहली चीज तो, एक चीज तो मैं आपको 2-3 बेसिक चीजें बता देता हूँ। पहली चीज तो आप लोग कॉपीज जो खरीदो, ये सोचना ही मत कि सर ये कॉपी इतने में काम हो जाएगा क्या। जितनी बड़ी कॉपी आती है वो कम पड़ेगी हर सब्जेक्ट के लिए।
मतलब आपको कॉस्टिंग में 6 कॉपीज भरनी पड़ सकती है 300 पेज की। जीएसटी में एक पूरी 300 पेज की कॉपी लगेगी, इनकम टैक्स में 300 पेज की 2 कॉपीज लगेगी। तो ये तो सोचना ही मत, कॉपी में कंजूसी मत करना, मैं पहले ही बता रहा हूं। जितनी अच्छी कॉपी आप बनाओगे ना, वो आपको एग्जाम में उतनी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। सर वो फेयर और रफ का क्या करें? बंद कर देना आज से फेयर रफ। आप गधा हमाली नहीं करोगे कि पहले यहां रफ करेंगे, घर जाके उसको फेयर करेंगे और घर जाके उसको ऐसा नीट एंड क्लीन लिख के पूरा ऐसा दिखाएंगे और 4 लोग देख मेरी कॉपी देख, मेरी कॉपी देख, मेरी कॉपी देख। टाइम नहीं है आपके पास में वो सब करने का। अब आप लोग 11th-12th वाले बच्चे नहीं हो, अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, वो भी एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, जहां पे रिजल्ट अभी फाउंडेशन के ही 20 है, अभी आपको इंटर का बोथ ग्रुप का रिजल्ट 5% आया है। इसलिए मैं आपको फिर बोल रहा हूं 5% रिजल्ट है बोथ ग्रुप इंटर का। एक ग्रुप का 20, एक का 15 है, जिन्होंने बोथ दिया उनका 5% रिजल्ट है। 5% पूरे देश का होता है, अब वो अलग कहानी है उसकी। क्लास का रिजल्ट बहुत हायर होता है 5% से। आधे बच्चे तो ऐसे हैं जो क्लासेस ही नहीं करते हैं, जो सेल्फ स्टडी करके दे रहे हैं। साउथ के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे, जिनको क्लास का एक्सेस ही नहीं है, जिन लोगों के पास फंड्स नहीं है, वो लोग नहीं करते क्लास, तो उनके रिजल्ट्स वीक हो जाते हैं। उस कारण से एवरेज इंडिया का कम हो जाता है। अदरवाइज ऐसा कोई नहीं है कि 5% रिजल्ट आता है। ऐसे इंदौर का रिजल्ट देखोगे तो आप 25 to 30% मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है, मिलेगा आराम से। मैं जो बोलना चाह रहा हूं मेन बात यह है कि क्लासेस, पहली बात कॉपी में कंजूसी मत करना, सारी कॉपीज हर सब्जेक्ट की अलग बनाना। बचा कर रहा हूं मैं आपके पैसे, फेयर रफ मत करना कि रफ अलग खरीद रहे, फेयर अलग खरीद रहे। जो फंड आए उसमें आप सारा एक ही कॉपी खरीदना, मतलब फेयर रफ अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको फालतू कैलकुलेशन के लिए कॉपी लग रही है तो आप एक्स्ट्रा एक कॉपी कॉमन रख लो, जिसमें आप सारे फालतू की कैलकुलेशंस करोगे, रफ कैलकुलेशंस जो करने हैं वो। पर ऐसा नहीं कि क्लास में चल रहा है पहले रफ करेंगे, उसको घर जाके फेयर करेंगे। थ्योरी में भी हम ऐसा करेंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस एफर्ट्स, कोई काम का नहीं है और टाइम भी नहीं मिलेगा आपको थोड़े दिन बाद तो ये सब करने का। तो पहली चीज, आपको प्रॉपर कॉपीज खरीद लो आप सारे सब्जेक्ट्स की, जितने सब्जेक्ट्स है, मतलब 5-6 कॉपीज तो कम से कम लेके आ जाओ आप लोग। बाय एक प्रॉपर कैलकुलेटर, क्योंकि वो तो आपको पता है लगेगा ही, फाउंडेशन में भी आप लोगों को लगा होगा। और वही कैलकुलेटर लेना जो आप एग्जाम तक यूज कर पाओ, क्योंकि वो आदत हो जाती है जिस कैलकुलेटर की, वही आपको कैलकुलेटर उसी ब्रांड का, उसी साइज का कैलकुलेटर आपको लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज सर कंटेंट में क्या क्या है? ऑफकोर्स कंटेंट में हम आपको क्लास नोट्स तो दे रहे हैं, तो सबको पता है सर। ऑफकोर्स कोचिंग दिए, पैसे दिए, तो सर क्लास नोट्स लिए बिना तो हम जाएंगे नहीं, तो क्लास नोट्स तो हम देंगे ही देंगे आपको। लेकिन क्लास नोट्स के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपका जो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए क्लास नोट्स के बाद, वो है मॉड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप मान के चलना आईसीआई बहुत सीरियस है इस बात को लेके कि बच्चा मॉड्यूल पढ़े, क्योंकि आईसीआई का भी ईगो है। बोला साला मेरी दी हुई चीज नहीं पढ़ रहा है, अब ले इसी से पूछता हूं, तो वो उसी से पूछेगा सबसे ज्यादा जो उसने दिया है आपको, क्योंकि वो भी एक ईगो लेके बैठे हुए। तो पॉइंट ये है कि आपको मॉड्यूल पे फुल फोकस करना है, मॉड्यूल किसी का भी छोड़ के नहीं जाना है। जैसे मैं कॉस्टिंग का बताऊं, तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट जहां से मैं स्टार्ट करने वाला हूं, कॉस्ट में मैं आपको क्लास में ही मेरे नोट्स, मॉड्यूल, पीवाईक्यूज सभी क्लास में करा देता हूं, सभी कुछ क्लास में करा देता हूं। मतलब कॉस्टिंग में बच्चा ये आके नहीं बोल सकता है मेरे को, ये मेरी गारंटी है कि सर आपने कुछ चीज छोड़ दी, आईसीआई की कोई चीज छोड़ दी, तो मेरे नोट्स, मेरा मॉड्यूल, मतलब आपका मॉड्यूल और आपके पीवाईक्यूज, ये सब हम लोग क्लास में कवर करेंगे। अगर मैं नाटा सर की बात करूं तो उन्होंने भी नोट्स ऐसे बनाए कि उन्होंने ऑलमोस्ट अपने नोट्स के अंदर सारे मॉड्यूल, क्लास वर्क सब कुछ कवर कर दिया है। नाटा सर, मनोज सर, तरुण सर, सबने कवर कर दिए सारे के सारे टॉपिक्स जो मॉड्यूल में आने चाहिए थे। पर फिर भी मैं आपको रेकमेंड करता हूं एक बार मॉड्यूल को साथ साथ करते जाना। वन मोर थिंग जो मुझे लगता है आप लोगों को करनी चाहिए, जो आपने अभी तक गलती करी है, जो मुझे लगता है फाउंडेशन में आप लोगों ने गलती करी, मुझे लगता है आप लोगों ने क्लास के साथ तो जो जो नोट्स में था वो कर लिया, आप लोगों ने आईसीआई की पीवाईक्यूज कब उठाए? लास्ट में उठाए। ये बहुत बड़ी गलती है। जब हम एक चैप्टर करने जाते हैं तो हम नोट्स कर लेते हैं, है ना? उसका मॉड्यूल कब करते हैं सर? वो हम फर्स्ट रिवीजन में तो हम सिर्फ नोट्स करते हैं, फिर हम सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन जब सेल्फ करते तब रियलाइज होता है अरे यार एक बार मॉड्यूल भी देख लेना चाहिए, डर लगता है कि कुछ रह नहीं जाए, फिर डर लगता है पीवाईक्यूज भी देख लेना चाहिए। दैट्स ए रॉन्ग स्ट्रैटेजी। एक चैप्टर आपने क्लास में उठाया ना, उसका नोट्स, उसके मॉड्यूल, उसके पीवाईक्यूज उसी के साथ खत्म होने चाहिए। अगर आप वो नहीं कर रहे हो, मतलब आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप एक मेजर चीज जो आपको करनी चाहिए वो लास्ट के लिए छोड़ रहे हो, और लास्ट में जाके उस कारण इतना सारा पाइल हो जाता है कि हम लोगों को लगता है यार ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया। तो व्हाट आई जनरली डज इन माय सब्जेक्ट इज, मैं अपने नोट्स में ही, मतलब मैं क्लास में ही सब कुछ आपको साथ में करा दूंगा। एंड आई हैव प्रूफ ऑफ दैट। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मैंने अभी
जस्ट अभी जो अभी अर्ली बर्ड वाले बच्चे हैं उनको मैंने कॉस्ट शीट टॉपिक पढ़ाया है, कॉस्ट का पहला टॉपिक। अब मैंने बताया ये क्लास के नोट्स है। आई स्टार्टेड विथ बेसिक्स की, भैया ये कॉस्ट है, जीएसटी जो आपको मैं बता रहा हूं वैसे बताया। फिर यहां से मैंने ये चैप्टर चालू किया जो भी था, और मैं सब हैंड रिटन लिखता चला गया, सब कुछ लिखता चला गया, ये सारी चीजें हैंड रिटन लिखता चला गया। इसके बाद ये कॉपी में भी आ गई बच्चों के पास, बहुत बढ़िया। फॉर्मेट डिस्कस कर लिए, ये मैंने पूरा फॉर्मेट लिखवा दिया, एग्जाम्पल्स करवा दिए। इसके बाद मैंने मेरे क्लास के नोट्स अटैच कर दिए। ये मेरे क्लास के नोट्स हैं, ये मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए पूरे उसके। यहाँ नहीं है बेटा क्लास, ये नई वाली क्लास है आपकी, क्लास 201 में सेकंड फ्लोर पे, 201 में आई थिंक सेकंड फ्लोर पे। ये मैंने क्या किया देखो, आप सारे क्लास नोट्स अटैच करें जो मैं करवा रहा हूं, यहीं पे होमवर्क तक के सॉल्यूशन मैंने अटैच कर दिए। मतलब होमवर्क देने के बाद कई बच्चे होते हैं 80% बच्चों के आंसर आते हैं, 20% बच्चे आंसर ही नहीं मैच कर पाते। अब हम लोग आंसर सैली कराते हैं, बच्चे बोलते हैं अरे सर इसका आंसर आया कैसे वो बताओ। फिर आप किसी और की कॉपी पे मोहताज हो जाते हो कि वो कॉपी देगा, ये कॉपी देगा, वो कॉपी देगा। जी नहीं, आपको किसी की कॉपी की जरूरत नहीं है। आप जब वापस रिवीजन करने बैठोगे, ये पूरा ई नोट्स आपके पास में रहेगा। न केवल होमवर्क के आंसर्स, ये देखिए साथ में सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन क्लास में अटैच कर दिए मैंने। मतलब हम लोग क्लास नोट्स तो कर ही रहे हैं, क्लास नोट्स के साथ सारे एग्जाम के पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी अटैच कर दिए मैंने। जो मैं सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन अटैच है। ये देखो, ये वापस अगेन पास्ट एग्जाम क्वेश्चन अटैच है। ये सब पेपर्स के फोटोग्राफ्स हैं, अलग अलग पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस मैंने अटैच करके यहीं पे सॉल्व करवा दिए, जितने भी पास्ट एग्जाम थे। और जितने भी क्लास के नोट्स में कवर था उनके साथ लिख भी दिया कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था। ये होने के बाद मैंने बोला नहीं, अभी कहां कॉस्ट शीट खत्म हुई, अभी तो हमने क्लास नोट्स किए और साथ में सारे पास्ट एग्जाम कर लिए 14 एग्जाम के। अभी थोड़ी बात खत्म होगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पास्ट एग्जाम्स के बाद हम लोग मॉड्यूल भी अटैच करेंगे इसी के अंदर। ये सब क्लास के ड्यूरेशन में ही हो रहा है। पूरे मॉड्यूल में जितने क्वेश्चंस हैं सारे या तो मैंने करवा दिए या उनको क्लास में होमवर्क में देके डिस्कस भी कर लिया और सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, इवन एमसीक्यू तक भी कवर कर लिए सारे के सारे। अब आपका बताओ क्या क्या कवर हो गया क्लास के अंदर, नोट्स, पूरे पीवाईक्यूज, सारा मॉड्यूल। अभी रुको सर, अभी कहां बात खत्म हुई है, और क्या करने वाले हो सर आप। इसके बाद मॉड्यूल भी हो गया, पीवाईक्यूज हो गए। इसके बाद मैं आपको एक चीज और दूंगा और उसे मैं बोलता हूं वन शॉट रिविजन। ये मैंने जैसे कॉस्ट शीट का वन शॉट रिवीजन बना रखा है। अब इस रिवीजन को देखो आप। वन शॉट रिवीजन में मैं आपको सबसे पहले रिवीजन वीडियो का लिंक, ये पूरा वन शॉट वीडियो रिवीजन भी आपको ई नोट्स में मिलेगा। रिवीजन वीडियो का लिंक, उसको कैसे पढ़ना है, क्या ड्यूरेशन में पढ़ना है, सारे फॉर्मूला, साथ में सारे फॉर्मेट्स और सारे कंटेंट जो जो आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करने के लिए लगेंगे, साथ में पूरा फॉर्मेट आ गया। फॉर्मेट के बाद ये होने के बाद एक और चीज ये है पूरा पास्ट एग्जाम का एक और बार एनालिसिस। ये एनालिसिस क्या बताता है कि मेरे जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है वो नोट्स में कहां कवर्ड है और मैंने कहां कहां कौन कौन से क्वेश्चन करवाए। और न केवल ये, इसके बाद में पूरा आईएमपी क्वेश्चंस का टू डू लिस्ट भी मैं आपको दे देता हूं कि अगर मैंने आपको इतने क्वेश्चंस करवाए हैं तो आपको एग्जाम के पहले इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। अब आपके पास क्या क्या आ गया क्लास के साथ, आपके पास आ गया पूरा नोट्स हो गया, पूरा पीवाईक्यूज हो गया, पूरा मॉड्यूल हो गया, एग्जाम के आईएमपी क्वेश्चन की टू डू लिस्ट आ गई, रिवीजन लेक्चर आ गया, सारे फॉर्मूले की शीट आ गई, आपके पास में पूरे फॉर्मेट की शीट्स आ गई, आपके पास में पूरे मॉड्यूल का और पास्ट एग्जाम का एनालिसिस हो गया। अब मुझे तो इसके बाद आपको और कुछ लगेगा ही नहीं करने के लिए। तो अगर इसके बाद किसी बच्ची के 100 आउट ऑफ 100 आते हैं तो मेरे को लगता है वो कोई सरप्राइजिंग नहीं है, आते हैं, आराम से आते हैं, क्योंकि इसके बाद नहीं कैसे नहीं आएंगे, ऑफकोर्स उसके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। और 100 आउट ऑफ 100 भी आएंगे, 99 आउट ऑफ 100 भी आएंगे, 94 आउट ऑफ 100 भी आएंगे, 95 आउट ऑफ 100 भी आएंगे। और वो इसीलिए आएंगे क्योंकि छोड़ा क्या है सर वो छोड़ दिया ना आपने एमटीपी आरटीपी, वो मैं टेस्ट में पूछ लेता हूं, कुछ तो रखना पड़ेगा ना टेस्ट के लिए। तो एमटीपी आरटीपी जैसे क्वेश्चन में कहां पूछ लेता हूं, टेस्ट के अंदर। और ये पूरी ई नोट्स की लिंक रोज अपडेट होके आपको मिलती है। मैं आपको दिखा दूं, जैसे सीए इंटर अर्ली बर्ड का ई नोट्स का लिंक है, ऐसा लिंक मैं आपका भी बनाऊंगा और जितने जितने टॉपिक्स होते जा रहे हैं उस सबका पीडीएफ रोज आपको अपडेट होके मिलेगा। मतलब कल अगर मैंने कुछ क्लास के अंदर लिखवाया है वो पूरी प्रॉपर शीट आपको यहां पे अपलोड होके आपकी मोबाइल में रहेगी और रोज अपडेट होगी। जब जब आप उसको जाके यहां पे क्लिक करोगे आपको नई अपडेट शीट मिलेगी। तो कल का भी कुछ छूटा हुआ है वो कवर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी विल कवर आवर सब्जेक्ट। अब मैं कल आके आपको एक बार कॉस्टिंग सब्जेक्ट का डेमो दूंगा। आज मैंने सिर्फ ओरिएंटेशन लेक्चर लिया था ताकि आप लोगों को बता दूं।
कल से हम लोग कॉस्टिंग सब्जेक्ट के डेमो की बात करेंगे और कल मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जैक्टली होता क्या और क्या टॉपिक इसके अंदर हमको एग्जैक्टली पढ़ने रहेंगे। तो आई होप आप लोगों की सारी चीजें कवर हो गई होगी। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट है? नहीं है? थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल। एंजॉय, गुड डे।